वेलकम बच्चों। आज आपके इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से जो है स्टडी को भी कंटिन्यू रख रहे होंगे। देखिए, आपकी स्टडी जो है वो तो क्लासरूम में होनी थी, तो आप जानते हो लॉकडाउन के चलते आपकी क्लासरूम जो है वो भी नहीं लग रहे हैं, स्कूल नहीं लग रही है तो क्लासें नहीं लग रही। तो आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासें, और ऑनलाइन क्लास के इस लेक्चर में पिछले जो लेक्चर था उसमें अपन ने जाना था रियल नंबर के बारे में, और प्रश्नावली थी नंबर सिस्टम हमारी 2 थी, जिसमें अपन ने कुछ बेसिक कंफर्म किया था और साथ में उसके एग्जाम्पल कंफर्म किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.1, और 2.1 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और अच्छे से देखें। तो देखो, अपन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपन लेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 होगी हमारी, और इसको देखिए अपन देखते हैं। देखिए 2.1 जो है हमारा लेक्चर, उसमें देखिए अपन क्या करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है वो हमारे पास है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, और विषम धनात्मक जो पूर्णांक है उसका जो वर्ग है उसको आपको 8³ + 1 के रूप में दिखाना है। दोबारा समझे सवाल को। आपको सवाल ये देखा है, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और उसको आपको 8³ + 1 के रूप में आपको दिखाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला भी जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखा होगा, तो आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर कंफर्म हो गई होंगी। यदि वो कंफर्म है तो आप इस सवाल को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताऊं, यदि आप 5-6 साल पहले बुक उठा के देखेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ में आपको ये बताया जाता था कि आप हिंट के लिए b = 2 मान लो, ऐसा हिंट दिया जाता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें जो है वो ऐसा कोई बेसिक नहीं दे रखा, आपको हिंट नहीं दे रखा, तो आप इस b = 2 जो है आप मान लेंगे, और साथ में जब आप सोल्व करेंगे ना इसको, तब आप समझ पाएंगे अपन b = 2 क्यों माना है। इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि b = 2 अपन को माना है। तो देखिए शुरू करते हैं। अपन शुरू करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सॉल्यूशन जो था वो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था, अपन मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक वह b = 2 है। अब देखो, अभी हमने केवल धनात्मक पूर्णांक माना है, हमने ये नहीं माना कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो विषम है कि सम है, हमने नहीं माना। हमने केवल इतना माना कि धनात्मक पूर्णांक है कोई और b = 2। यदि b = 2 है तो फिर आप यूक्लिड विभाजन पर में लगाओ। अपन ने लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अपन ये लिखते हैं। अब इसमें देखिए अपन पता लगाते हैं थोड़ा सा। a बराबर था हमारे पास bq + r, क्योंकि b = 2 है तो इस b की जगह अपन 2 पुट कर सकते हैं, और ये 2 है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि r का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, 0 के बराबर होगी, और शेषफल जो होगा वो 2 से कम होगा। देखो r होता है शेषफल, शेषफल जो होता है वो 2 का, कभी किसी भी संख्या में चाहे कोई भी नंबर हो x y z, आप उसमें यदि 2 का भाग देते हो तो शेषफल या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 कभी नहीं आता शेषफल, क्योंकि 2 यदि शेषफल आए तो एक बार दोबारा से भाग चला जाएगा उसके अंदर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 2 से छोटा आएगा, और 0 या 0 से बड़ा आएगा, ऐसा हमने लिखा। अब अपन लिखते हैं, और क्यों जो है वो पूर्णांक है, अपन इतनी बात लिख दी। अब देखो शुरू करते हैं। r बराबर या तो हो सकता है 0 और या फिर r बराबर हो सकता है 1। यदि r बराबर 0 है तो a बराबर हो जाएगा 2q, और r बराबर 1 है तो a बराबर हो जाएगा 2q + 1। अब देखो, यदि आपने पहले से अच्छे से देखा है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अपन ने एक एग्जांपल था जिसमें अपन ने प्रूव किया था कि 2q जो है वो एक सम पूर्णांक है। अपन ये बात प्रूव की थी एग्जांपल में, यह बात आपको लिखनी नहीं है, इसमें हटा दूंगा। तो 2q जो है वो सम पूर्णांक है और 2q + 1 जो है वो विषम पूर्णांक है। मैंने आपको बताया भी था, आप किसी भी नंबर को 2 से गुणा करा दो तो वो हमेशा सम में काउंट होता है। सम मतलब बोले तो इवन नंबर हो जाता है वो। जिसमें 1 था, 1 को अपन ने 2 से गुणा किया तो 2 × 2 हो गए। जैसे 2 था, अपन ने 2 को 2 से गुणा किया तो अपने पास 4 हो गए। तो किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा सम पूर्णांक आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ऐसा है, और जब उसमें 1 जोड़ देते हैं तो विषम संख्या, जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो 4 सम संख्या है, लेकिन 1 जैसे जोड़ा 5 वो विषम संख्या हो गई। तो ये जो है वो तो है सम पूर्णांक, इसके साथ में लिख देंगे अपन कि ये तो है सम पूर्णांक और ये जो है वो है विषम पूर्णांक। यदि ये बात हमें पहले से कंफर्म है तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए
विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आया, a बराबर 2q प्लस 1। अब आप क्या करोगे, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करोगे, तो a बराबर a का स्क्वायर और 2q प्लस 1 का स्क्वायर, यहां लिखने के अपन वर्ग करने पर। अब ध्यान से देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के 2 इंटू a इंटू b और प्लस का b स्क्वायर। यहाँ होता है हमारे पास 4q स्क्वायर प्लस यहाँ होता है 4q, यहाँ होता है प्लस का 1। अब इन दोनों में जो चीज कॉमन आती है वो चीज कॉमन ले लो। q कॉमन लिया अपन ने तो q प्लस बना गया हमारे पास कॉमन। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने सबसे पहला जो एग्जांपल किया था उसमें अपन ने चेंज किया था। अपन ने क्या किया, q की जगह जो था अपन ने mn मान लिया था, ताकि लास्ट में उस mn की जगह पे q पुट करें अपन को आंसर मिल जाए। यहाँ मैंने नहीं किया अभी तक, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, अपन इस q की जगह कोई भी लेटर जो है वो m पुट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप m की जगह m पुट कर लो, r पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन r जो है वो तो ऑलरेडी यहाँ है, तो इसलिए आप पुट करोगे तो समस्या आ जाएगी। इसलिए m को पुट कर लो, कोई भी जो m है, यहाँ m जो है पूर्णांक है, यहाँ m आ जाएगा, यहाँ आपके पास m आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 m प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 2m हो गया, यहाँ भी m हो गया, और यहाँ भी आपके पास 2m हो गया, यहाँ भी आपके पास m हो गया, और यहाँ भी आपके पास m हो गया। तो वही m और m प्लस 1 आपके पास बच गया, और प्लस में 1 है आपके पास। अब देखो m और m प्लस 1 का मतलब समझो, m मतलब कोई नंबर है 10, तो m प्लस 1 का मतलब होगा वो नंबर है 11। ध्यान से देखो, m का नंबर 10 है तो m प्लस 1 का मतलब कितना होगा, 11। यदि m मान लो कोई 11 है तो m प्लस 1 कितना होगा, 12 होगा। जैसे m का मान 100 है तो m प्लस 1 का मतलब कितना होगा, 101। यदि पास आपके पास ऐसा है तो आप देखो ध्यान से कैसे देखेंगे इस सवाल को। देखो बच्चों आगे देखो, तो अपन ने इस q की जगह जो हो m पुट किया, ताकि अपन इस m की जगह q वापस पुट कर सकें, ताकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास निकल सके। तो अपन ने सिंपल सा काम था, q की जगह m की जगह आप m भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सबसे पहले आपने q पुट किया था, वो इसीलिए कहता था कि आप ठीक से समझ पाए। तो देखो ध्यान से, अपन ने m पुट कर दिया यहाँ पर, और हमारे पास था, मैं आपको ये बता रहा था कि m और आप m प्लस 1 का यदि गुणा करवाते हो तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप दो क्रमागत संख्याओं को गुणा कर रहे हैं। देखो क्रमागत बोले तो कंजेक्टिव नंबर क्या होते हैं, कंजेक्टिव नंबर जैसे 9 है तो 9 के बाद में 10 आएगा, इसे बोलते हैं कंजेक्टिव नंबर, जो क्रम से आए। अब देखो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब आप दो कंजेक्टिव नंबरों का मल्टीप्लाई कराते हो, जब आप दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करवाते हो, तो हमेशा आपको सम संख्या मिलती है। आप गुणा करके देख लो, 9 को 10 से गुणा कराओ तो 90 आएंगे, ये सम संख्या होती है। आप 6 को 7 से गुणा करा लो तो ये 42 आते हैं, ये भी सम संख्या होती है। किसी भी दो कंजेक्टिव नंबर को गुणा कराओ तो हमेशा आपके पास क्या मिलता है, सम संख्या। तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हो कि चूंकि m और m प्लस 1 का जो मान है वो है 2q, क्योंकि m प्लस 1 और m और m प्लस 1 का मान कितना होता है, 2q। 2q बोले तो समपूर्णांक। अभी हमने देखो यहाँ प्रूव किया है कि 2m जो है वो समपूर्णांक होगा, इसके लिए अपन क्या पुट करें, 2q। q पुट किया, q इसलिए पुट किया ताकि यहाँ जो है हमारे पास q है, इसलिए हमारे पास q दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बस 4 गुना 2q प्लस कितना है 1, तो कितना हो गया 8q प्लस 1, ये हुआ हमारे पास a स्क्वायर का मान। a स्क्वायर के मान का मतलब समझे आप कि हमारे पास सबसे पहले जो पूछा था हमें कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 8q प्लस 1 के रूप में दर्शाओ, तो आप इस प्रकार से दर्शा पाएंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये आपको बेस्ट है, आप इससे एग्जाम में करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो आप b की जगह 2 की जगह 4 भी पुट कर देते हो, तो देखो 4 पुट करोगे तो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी 4m प्लस 1, 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3। अब आपको यही से बताना है कि ये वाली सम है और ये वाली सम है, तो ये दोनों तो सम हो गई, इन दोनों का वर्ग करना और साथ में बस जो बच जाए उसकी सबकी जगह आपको कॉमन ले लेना है 8 तो, और बाकी जो बच जाए उसकी जगह सबकी जगह क्यों पुट करते हैं ना, आंसर आपके पास आ जाएंगे। तो आप इस सवाल को बड़े अच्छे से कर पाएंगे, और 4 रख के बाद इस सवाल को करो। यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जरूर बता दूंगा इस सवाल को। तो अभी हमारे पास पहला जो सवाल है क्लियर हो चुका है। आप इस वीडियो को पॉज करें और अभी इस पूरे सवाल को आसानी से लिखें। ये सब नंबर नहीं है, ये भी नहीं है सवाल में, ये सब जो पूरा है उस सवाल का पैटर्न हुआ। आप इस सवाल को ठीक से करें और सेकंड सवाल शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का आपको घन करना है, और जो घन है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब 9 बार तो उसमें भाग जाए कुछ नहीं बचे, 9 बार उसमें भाग जाए 1 बच जाए, 9 बार उसमें भाग जाए और 8 बच जाए। मतलब 9 का यदि आप भाग देते हो भाग कितनी बार जाए, सॉरी हम गलत बोल गए, अब 9 का भाग दो, उसमें भाग कितनी बार चला जाए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। 9 का भाग दो, भाग कितनी बार चला जाए, 1 ही बचना चाहिए।
9 का भाग 2 भाग कितनी बार चला जाए, लेकिन शेषफल 8 बचना चाहिए। देखो आप किसी भी पूर्णांक संख्या का, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन कर लो, यही आता है। हम 2 का किया, 2 का देखो 8 हो गया आपके पास, घन आता है 8। अब इसमें 9 का भाग दोगे तो देखो सीधा सीधा शेषफल आपके पास 8 बच जाएगा। अब इसे 3 है, 3 का करो, 3 का घन होता है 27, 27 में 9 का भाग दो तो देखो पूरा पूरा जाएगा 3 क्यूब। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब 9 का भाग दिया अपने पास, 3 बार गया, मैंने आपको कहा था कि भाग जो है वो कितनी भी बार जा सकता है, लेकिन शेषफल जो है वो 0 बचेगा, या तो या 1 या फिर 8। ऊपर वाले में 8 बचा था, इसमें 0 बचा। देखो 4 का कर लो, 4 का कितना होता है 64, 64 में 9 का भाग देगा, देखो 9 7 63 आते हैं, शेषफल 1 बचेगा। देखो 9 का भाग देखो कितना भी आएगा, लेकिन आपके पास शेषफल या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 0 आएगा, तीनों आपने करके देख लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर्म में। अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा एबीसीडी की भाषा में लिखते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है हमें नंबर मिल सके। तो देखो शुरुआत करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, हमारे पास शुरू करते हैं अपन, माना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो आपके पास ऐसा 6 सवाल है, 3 एग्जाम्पल और 3 सवाल है। मैं आपको दूसरा सवाल बता रहा हूँ, टाइम भले लग जाएगा इन सवालों में देखने में आपको, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यदि आप पूरा इत्मीनान से देखोगे तो आप करेक्टली समझ पाओगे, इतना मेरा मानना है। और फिर भी आप यदि नहीं समझ पाते मुझे कमेंट करेंगे, सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, हम अगले वीडियो में उस बात को जरूर मेंशन करेंगे। हमें वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे कि हमें बहुत ज्यादा व्यू चाहिए, बहुत ज्यादा इसलिए चाहिए, हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप स्कूल के बच्चे जो हैं वो आप ठीक तरीके से देख पाए इस बात को और ठीक तरीके से समझ पाए। तो देखिए ध्यान से देखें, आप इस वीडियो को जो है वो ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर बता दूंगा इस सवाल। ठीक है, तो दोबारा से देखें, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अपन a हर बार मानते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मानते हैं a कोई जो है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। और फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास, a तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर जो है वो 3 है, ऐसा हमें माना है। 3 से माना हमारे पास 3 ही शेषफल आ रहे हैं। और देखो 3 शेषफल जो है वो तब आते हैं जब आप 3 का भाग देते हो किसी भी पूर्णांक में। जैसे मैं आपको बताऊं, आप 3 का भाग दोगे तो आपका शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। देखो शेषफल 3 जो है हमें 3 का भाग देने पर मिलता है, इसलिए अपन b बराबर 3 मान लिया। अब क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। यदि आप यूक्लिड विभाजन जो है वो प्रमेय लगाते हो तो आपका देखो प्रमेय जो बनती है वो बराबर बनती है a बराबर 3m प्लस r। आपको किस m की मान क्यों आता है, m की जगह आप q मान सकते हो, लेकिन q ऑलरेडी दे रखा है तो अपन पहले m मान लेते हैं, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया। तो देखो ऐसा है तो r बराबर या तो 0 हो सकता है, आप पहले आके वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 से ज्यादा होगा 0 के बराबर, और कितना से कम होगा 3 से कम होगा, और m जो है वो पूर्णांक है। तो m बराबर r बराबर यदि 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3m, r बराबर 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, और r बराबर यदि 2 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, इनको इस फॉर्म में व्यक्त करना है। अब क्या करना है, इनका घन करना है। तो सबसे पहली कंडीशन करते हैं, देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, a बराबर है 3q, घन करो तो aq बराबर हो जाएगा 27q क्यूब। 3 का घन होता है 3 3 9 27। अच्छा 3 क्यूब थोड़ी है, 3m है तो m का करेंगे, तो यहाँ लेंगे m क्यूब। हमें क्या चाहिए, हमें देखो यहाँ से 9 कॉमन चाहिए, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 30 27 3m क्यूब, चूंकि q बराबर 3m क्यूब, तो हमारे पास हो गया 9 क्यूब। तो देखो सिंपल बात आप जो समझना चाह रहे हो ये है कि जितना भी हमारे पास इसके बाद में बचे उसको सबको q मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर से देखें, हमारे क्या किया, इस 3m का क्यूब किया, हमें हमारे पास चाहिए था 9 कॉमन लिया, बाकी को q के बराबर लिख दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो आप कहोगे सर दूसरे वाले का कैसे करेंगे इस हिसाब से, तो a बराबर होता है 3m प्लस 1, इसका क्यूब करो, तो देखो इसका करना है 3m प्लस 1 की होल क्यूब। अब देखो इसका होल क्यूब जो है वो ओपन करते हैं, सबसे पहले होता है a क्यूब तो 27m क्यूब, फिर होता है b क्यूब तो 1 का 1 होता है, फिर होता है 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 9, और b से ये b का मान 1 है तो 1, फिर प्लस, फिर क्या करना है 3ab स्क्वायर, तो 3 ये a और ये a का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 × 27 m स्क्वायर प्लस 3 × 9 m, बस और कुछ बचा नहीं। अब देखो इस एक को इधर रखेंगे, बाकी सबको एक साथ मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। तो a क्यूब बराबर क्या है 27m क्यूब
प्लस 27m² प्लस 9m और प्लस 1। अब ध्यान से देखें, हमारे पास एक तो हमें चाहिए दूसरे वाले में, प्लस का एक तो हमें चाहिए, तो वो तो सेपरेट अलग अलग रख लिया, पर यहाँ हमें चाहिए 9 कॉमन में, तो 9 को कॉमन ले लो, बाकी सब कैसे मिला लो। तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 एकम 9। अब ये जो इतना है उसको आप जानते हो q के बराबर कर देना है, तो 9q प्लस 1, यहाँ लिख दोगे q बराबर 3m³ प्लस 3m² प्लस 1। ये दूसरा वाला प्रूव होगा आपके पास। अब तीसरा वाला तो वही करना है, a बराबर कितना है 3m प्लस 2, इसका क्यूब करना है, इसका घन करोगे तो a³ बराबर आ जाएगा, इसका घन कर लो, 3 का होता है 27, 2 का होता है 8, देखो 3a² तो 3 और a² मतलब 3m का स्क्वायर, तो 9m² और गुणा में b तो 2, फिर प्लस, फिर कितना है 3ab², तो 1 को तो 3m और b² में 2 का होता है 4। ठीक है, यहाँ पर 27m³ प्लस 8 प्लस 9 3 27, 54, 54m²। अब ध्यान से देखो, 3 3 9, 9 4 36 प्लस 36m। अब क्या करना है, इस 8 को इधर भेज देना, बाकी सबको इधर ले आओ, तो 27m³ प्लस 54m² प्लस 36m प्लस के 8। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए प्लस के 8, प्लस के 8 तो हमें चाहिए, बाकी इसमें 9 कॉमन लेना है, बाकी जो बचा है उसको सीधा q मान लेना। तो 9 कॉमन ले लो, 9 3 27, 9 6 54 और 9 4 36 प्लस 8, इसके जगह मान लेना q, तो 9q प्लस 8। ये जो है वो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आपके पास ऐसे करके आना बोर्ड में, आप ऐसे करते हो तो आपका नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर 3rd क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, आज अपन जो है वो नंबर 3rd का सवाल देखेंगे, और ये जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं, हमने 3 एग्जांपल देखे, 3 ऐसे सवाल हैं। उसके बाद में जो एक्सरसाइज चलेगी वो बिल्कुल सिंपल वे में चलेगी। यही कुछ ऐसे सवाल थे जो ज्यादा सिंपल थे, थोड़े से आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है इसमें, और बाकी जो चलेंगे उसमें आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे तो भी आप समझ पाओगे। तो आज के सवाल, और ये भी देखो बड़े सिंपल हैं, एक्चुअल में बड़े सिंपल है। यदि आप ध्यान से देखें, इन सवालों को ध्यान से देखते रहे, मैं मानता हूँ कि आप 1 या 2 बार निकालेंगे तब आपको समझ आ जाए। हो सकता है आप 1 बार में ना समझ पाए, 2 बार में ना समझ पाए, लेकिन यदि प्रैक्टिस ऑन रखोगे तो आप पक्का समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है। इस रूप में हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक जो है विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से, पहले तो आप ये निकालो कि हाँ क्या एक्चुअल में इसमें होता है। हाँ होता है, कोई भी धनात्मक का विषम पूर्णांक ले लो, उसमें 6 का भाग 2 दिया तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना तो 6 पर 0 आएगा, ना 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 5 आएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए बस। आप करके देख लो कोई भी सवाल, जैसे मान लो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम, जैसे मान लो कि अपन ने 55 ले लिया, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 55 में भाग दो 6 का, तो देखो कितने आ जाएंगे, 6 से 2 48, 48 और 48 और कितने बच गए हमारे पास, 54 में तो हो गए हमारे पास, 6 9 54, तो देखो 54 आएगा तो शेष पर 1 बचेगा, देख लो 1 बच गया। 3 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो देखो ध्यान से, इस सवाल को अपन करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन जो हर बार जो लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिखना देखो इंपॉर्टेंट होता है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर जो है वो 6 है। देखो यदि तुम्हें वर्ग करने के लिए, घन करने के लिए ऐसा कुछ कहे तो आप a b और जो b का जो मान है स्पेशली वो आप दूसरा मानोगे। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ग करना है, घन करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा जो b का जो मान इसके बगल में है वो पुट कर सकते हो, जैसे हमने एग्जांपल में किया है, जैसे अपन नंबर 3rd क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं। तो देखो यहां से यदि b बराबर 6 है तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओ। तो अपन लिखते हैं यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि आप ऐसे लिखते हो तो आपके पास प्रमेय आपके पास याद आती है, a बराबर 6q + r हो गया, क्योंकि b का मान अपन ने 6 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हमारे पास a बराबर 6q + r हो गया, तो सिंपल है, करते हैं। देखो अपन r की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं कि 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है या 6 से कम हो सकता है। 6 का भाग दोगे तो 6 से कम ही आएगी, 6 का दोबारा भाग नहीं चला जाएगा। सिंपल है, हर बार हम एक बार बता रहे हैं आपको। और q जो है वो पूर्णांक है, ऐसा लिख देंगे, q जो है वो पूर्णांक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास r की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी आ सकती है। देखो
आर की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, यदि आर की वैल्यू जीरो होगी तो ए बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 6 क्यू, क्योंकि प्लस आर में प्लस जीरो लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है तो ए बराबर बनेगा 6 क्यू प्लस 1, आर बराबर 2 है तो ए बराबर आएगा 6 क्यू प्लस 2, आर बराबर 3 है तो ए बराबर आता है 6 क्यू प्लस 3, आर बराबर 4 है तो ए बराबर आता है 6 क्यू प्लस 4, आर बराबर यदि 5 है तो ए बराबर आता है 6 क्यू प्लस 5, और आर बराबर 6 तो होंगे नहीं, तो 6 होगा तो दोबारा भाग नहीं चला जाएगा। अब इन सवालों में आप ध्यान से देखें कि आपके पास कौन सा सवाल है जिसे आप पहचान पाएंगे विषम पूर्णांक कौन सा है। देखो ध्यान से देखो, किसी भी नंबर से यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो 3 गुना 2 क्यू ऐसे लिख सकते हो आप। अब आप किसी भी नंबर को गुना करा दो, लेकिन यदि लास्ट में आप 2 क्यू है तो 2 क्यू क्या है, समपूर्णांक, तो ये तो क्या हो गया, समपूर्णांक। समपूर्णांक ये देखो, इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 2 क्यू, लेकिन प्लस 1, जैसे प्लस 1 आ जाता है 2 क्यू प्लस 1, ये होता है हमारे पास विषम पूर्णांक। अब देखो ध्यान से, इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लो, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 क्यू प्लस 1, या इसको इससे भी ज्यादा सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हो कि 6 क्यू को आप लिख सकते हो 2 गुना 3 क्यू और प्लस 2 जोड़ रहे हो। देखो किसी भी सम संख्या में यहाँ तो आपके पास, जैसे आपके पास क्यों आ जाता है, इसमें इसको 3 प्लस 2 क्यू लिख दो ताकि आप ठीक से समझ पाए। और ये जैसे सम संख्या होती है, सम संख्या में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो हमेशा आपको सम संख्या ही मिलती है, तो यहाँ भी आपको मिलेगा समपूर्णांक। यहाँ बनेगा आपको 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 देख सकते हो, तो ये तो है समपूर्णांक, लेकिन एक जुड़ते कैसा हो जाएगा, विषम पूर्णांक। और ये आपके पास आ जाएगा समपूर्णांक, प्लस 4 है ना, और यहाँ है आपको भी समपूर्णांक। तो आप सिंपल समझ लो कि जो जुड़ रहे हैं उनको आप देखो, तो विषम संख्याएं जुड़ रही हैं तो विषम पूर्णांक बनेगा, सम संख्या जुड़ रही है तो समपूर्णांक बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 ये तो है समपूर्णांक, और 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये है आपके पास विषम पूर्णांक। ऐसा आपको बताना है सवाल। यदि आप ऐसा लिख के आते हो तो आपको नंबर पूरे मिलने के चांसेस होते हैं, और पूरे ही मिलेंगे आपको। तो आप समझ पाए होंगे, आपने कुछ नहीं किया, जो क्यू के जो बगल में दे रखा था उसको बी का मान मान लिया, बी का मान यदि 6 है तो आपके पास 5 मान हो सकते हैं, जिसके बगल में विषम संख्याएं हैं वो विषम पूर्णांक है, जिनके बगल में सम संख्याएं हैं वो समपूर्णांक है। इसके बगल में आप 0 जोड़ सकते हो ताकि आप आसानी से समझ पाओ, 0 2 4 सम संख्याएं होगी, 1 3 5 विषम पूर्णांक हो। यही आपके पास ऐसे 3 और 3 एग्जांपल हो गए, 6 से क्वेश्चन थे जिनसे आप थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार ये सवाल किस तरीके का आ गया, तो बड़े सिंपल सवाल है। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। हमारे पास 4 नंबर का जो सवाल है वो आएगा एचसीएफ ज्ञात करना, बड़ा सिंपल है, उसको तो आप देखते ही पहचान पाओगे। तो 2 या 3 सवाल हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, वो करते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन लोग देखते हैं। देखो बच्चों, नंबर जो 4 जो सवाल है आपके पास वो ये है, आपको यूक्लिड विभाजन पर काम में लेनी है और आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। मैं आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन पर में होती है a बराबर bq प्लस r, जहां यदि r का मान आपके पास 0 आ जाए फिर जो b होगा, ये चाहे कितना भी हो, b जो होगा वो आपके पास होता है HCF। देखो इसमें लिख के देखते हैं, ये जो बड़ी संख्या है उसको मानेंगे a और जो छोटी है उसको मानेंगे b, मतलब अपन बड़ी में छोटी का भाग देते हैं। तो फिर में काम लो a बराबर bq प्लस r, a को क्या रखना है सबसे आगे, तो 210, 55 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 55 का भाग 3 बार जाएगा, तो देखो कितना आता है, 5 3 15, 5 15 16, 165 आप 210 में से आप घटाएंगे। यदि आप 165 जो है वो 210 में से आप घटाते हो तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 45। देखो यहाँ आपके पास नंबर आता है 45। देखो क्या करना है, 55 में आपको भाग देना है 45 का, 55 में आप यदि भाग 45 का दोगे तो एक बार जाएगा, शेष बचेगा आपके पास 10। अब क्या करना है आपको, इस देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो b है उसको तो बना लेते हैं a, और जो शेषफल होता है उसका दे देते हैं अपन भाग। अब देखो b है उसको तो बना लेंगे a, और जो शेषफल होगा उसका देंगे दोबारा से भाग। शेषफल भाग दोगे तो 10 गुना 4, यहाँ बचाएंगे 5, फिर यहाँ b को बना लेंगे a और शेषफल का देंगे दोबारा से भाग, 5 दूनी 10 प्लस 0। देखो जैसे ही r का मान 0 आया हमारे पास, तो फिर जो b का जो मान है वो हमारे पास है HCF, तो b का मान है हमारे पास 5, तो HCF बराबर हो गया 5। यह है यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने की बिल्कुल सरल विधि। ज्यादा है उसको a मानेंगे, जो छोटा है उसको b मानेंगे, तो 210 यहाँ 55 कितनी बार भाग जा रहा है, अपन जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार भाग देंगे, शेषफल को यहाँ आगे लिख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो जिसका अपन भाग मतलब जो b था उसको तो बना लेंगे a,
और जो शेषफल था उसको बना लेंगे b। फिर ऐसे प्रोसेस बार बार करते जाते हैं और जहां 0 आ जाता है रिमाइंडर, फिर जिसका जो b होता है मतलब a बराबर bq प्लस r, जो b होता है वो होता है हमारे पास HCF। तो देखो हम हट जाते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करो और ध्यान से सवाल को उतार लो, फिर अपन जो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो अपन शुरुआत करते हैं उसकी। देखो 420 जो है उसमें 130 का भाग देना है। 130 का जो भाग है वो 3 बार चला जाएगा, 3 बार भाग दोगे तो 39 आते हैं, 390 420 तो बच जाते हैं हमारे पास 30। अब क्या करोगे, इस b को तो a बना लोगे, शेषफल जो है उसको b बना लोगे। 30 का भाग दो कितनी बार चलाएगा, 4 बार, 4 3 हमारे 120 बच जाएंगे 10। फिर 30 को बना लोगे इधर इस लास्ट वाले को सबसे पहले, 10 गुना कितने 3 प्लस 0, शेषफल जैसे 0, जो b का मान था वो हमारे पास आ गया HCF। तो HCF बराबर आ गया 10। आखिरी क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, 75 243 मैंने कहा जो बड़ा है उसको a मान लो, जो छोटा है उसको b मान लो। भाग चला जाएगा 3 बार और शेषफल हमारे पास बच जाएगा। देखो 75 को 3 से गुणा करो कितना होते हैं, 150 में 75 जोड़ दो, 5 7 5 12 और 1 1 2, 225 इसमें से घटा दो, 243 में से हमारे पास बचते हैं यहाँ 8 और 13 में से 4 गए तो हमारे पास बचते हैं 225 है हमारे पास। अच्छा 3 में से 2 गए तो 1 18, तो यहाँ हमारे पास हो जाते हैं 18। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल है, जो b था उसको a बना लेंगे और जो शेषफल था उसको b। देखो 4 बार जाएगा, 72 होते हैं, बचते हैं यहाँ पर 3, फिर इसको 18, शेषफल को b बना लेंगे, 3 6 18, फिर प्लस में 0। जैसे 0 आता है, जो b का जो मान होता है a बराबर bq प्लस r, तो जो ये b का जो मान होता है ये q होता है, तो b का जो मान होता है वो हमारे पास होता है HCF। तो HCF बराबर आ गया हमारे पास 3। बड़ा सिंपल था इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी भी बता सकते हैं, हमने आपको जल्दी बता दिया। देखो दोबारा समझो, जो बड़ा था उसको अपन ने माना था a, जो छोटा था उसको माना था b। इसमें इसका सिंपली भाग दो, जितने बार जाए वो गुणा में, जो बच जाए वो शेषफल। दूसरे स्टेप में जो b था उसको a बना दो, जो शेषफल r था उसको b बना दो। फिर सेम प्रोसेस से करते जाओ, जहां शेषफल 0 मिल जाए फिर a बराबर bq प्लस r रखो जैसे हमने लास्ट में रखा है, और जो b का जो मान है वो आपके पास HCF हो जाता है। दैट्स इट। इसके 2 एग्जांपल और हैं, वो आप खुद करें। नहीं समझ में आता है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो डालेंगे अपन, वो तब डालेंगे जब आप हमें प्रॉब्लम भेजोगे। तो जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो हम आपको डालते हैं उसमें आपका सवाल ले लेंगे, यदि आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो। जो पहले जो बताए गए सवाल यदि उनमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर जो 5 है सर, आज का लास्ट प्रश्न है, उसको और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आज का आखिरी सवाल है। 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अपन 2.2 जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। मानते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक क्लास जो थी वो कंप्लीट हो जाती है। हम 2 सवाल पहले इसको रोक सकते थे, या एक सवाल होते हैं हम इसको रोक देते, फिर वीडियो बहुत छोटा बन जाता है। तो तीनों सवालों को कवर कर रहे थे, फिर ज्यादा मिनट नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा एक जो 2.1 जो है वो तो पूरी फिनिश हो जाए। इससे चक्कर में मैंने इस सवाल को भी 2-3 सवालों को भी ले लिया। अब ध्यान से देखें, आखिरी सवाल है, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास 2 नंबर है 408 और 1032। ऐसे बोल रहा है जो इसका HCF है वो इसके बराबर है। तो आप क्या करना है, आपको x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो आप 1032 और 408 का जो है वो LCM HCF निकालो। तो देखो a बराबर bq प्लस r से, तो मैंने आपको बताया क्या था, जो बड़ा है उसको a मान लेते हैं, जो छोटा है उसको b मान लेते हैं। 408 का यदि आप भाग देते हो तो आपके पास बच जाता है 2 बार, और शेषफल जो बचा है वो बचता है आपके पास 216। अब क्या करोगे, आप इसको इधर ले आओगे, अब 216 में भाग दोगे, 216 में भाग जाएगा 1 बार और शेषफल बचेगा 192। अब आप क्या करोगे, 216 में भाग दोगे 192 का, वो भी जाएगा 1 बार और शेषफल बच जाएगा आपके पास 24। अब आप 192 में जो है वो भाग देंगे 24 का, तो भागफल जाएगा 8 बार और शेषफल बचेगा 0। तो जहां आपके पास शेषफल 0 आ जाए, फिर जो b का जो मान होता है वो होता है HCF। तो HCF का जो मान है वो आपके पास है 24। यदि HCF का मान 24 आता है तो HCF आपको इसके बराबर दे रखा है, तो 1032x माइनस के 408 गुना 5 बराबर हो गए 24। इसको आप गुणा करो तो 1032x 8 में जो 40 और 5 जोड़ो 20, यहाँ माइनस का चिन्ह, बराबर कितने हो गए 24। अब इस माइनस को आप इधर भेज दो, तो 1032x बराबर हो गए 24 प्लस 2040, तो 1032x बराबर हो गए 2000, देखो 4 और 2 से 64 हो गए,
x बराबर हो गया 2064/1032 डिवाइड करो तो 2 टाइम, तो x इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप अच्छे समझ पा रहे हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं कि आप वीडियो को पसंद कर पा रहे हैं, आप अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा समझ पा रहे हैं। और यदि आप वाकई में अच्छा समझ पा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप नोट्स जरूर बनाएं। हम जब बोर्ड पे भी देखेंगे, जब आप स्कूल में देखोगे, तो आपको जो है वो चैप्टर जो है वो रिवीजन किया हुआ मिलेगा। एक लॉकडाउन के पीरियड में जब आप देखोगे तो आपका स्कूल शायद हो सकता है जुलाई से ओपन हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो जब नई भी कंडीशन होती है तब आपको जल्दी से कोर्स करवाया जाएगा, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन तो हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो तो। लेकिन आपको नोट्स बनने का टाइम ना मिले और नहीं मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि अपन जो है बोर्ड पे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहीं से आप नोट्स बनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।